हम एरीन्स और एरोमेटिसिटी चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले ये देखा कि बेंजीन जो है उसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ में ऑल्टरनेट होते हैं और ड्यू टू द रेजोनेंस एनर्जी जो उनका जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया वो था कैलकुलेट स्ट्रक्चर, जिसमें कि तीनों डबल बॉन्ड एक दूसरे रोटेट कर रहे होते हैं। तो इस कारण से एक पाई क्लाउड बन जाता है और पाई इलेक्ट्रॉनों की जो उपस्थिति है वो 6 इलेक्ट्रॉन पर समान रूप से पाई जाती है, क्योंकि इसे इस प्रकार से भी सिद्ध किया गया था कि जो तीनों ट्रिपल बॉन्ड हैं, तीनों डबल बॉन्ड हैं, वो डबल बॉन्ड की जो स्थिति है यदि वो निश्चित होती तो जो हमें ओजोनाइजेशन से, मतलब कि जो हमें ओजोन की रिएक्शन से हमें जो 3 तरीके के प्रोडक्ट मिले थे वो नहीं मिल सकते थे। तो उस सब चीजों को क्यों प्राप्त हो रहे हैं उसे स्पष्ट करने के लिए बेंजीन का जो कैलकुलेट स्ट्रक्चर था वो पर्याप्त था। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि यदि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, जब 1 डबल बॉन्ड में होता है, फिर 2 डबल बॉन्ड में होता है, फिर 3 डबल बॉन्ड में होता है, तो किस प्रकार से उसकी मान में परिवर्तन होना चाहिए था, क्योंकि उसकी एनर्जी लगभग 20 से लेकर 30 किलो कैलोरी पर मोल के करीब होती है। तो उसमें ये देखा गया कि जो एक्चुअल एनर्जी है और जो मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू है और जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसमें 36 किलो कैलोरीज पर मोल का अंतर पाया गया था। तो वो ये सिद्ध करता है कि ड्यू टू द रेजोनेंस जो है बेंजीन का स्थायित्व बढ़ गया है, इसीलिए उसकी ऊर्जा का मान कम है। अब हम आज चलते हैं कि जो हकल्स रूल है, क्योंकि हकल्स रूल भी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है। हकल्स रूल ये कहता है कि जिसमें 4n+2 पाई सिस्टम होता है, मतलब कि जब n का मान यदि हम 0 रखें तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जब n का मान 1 है तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जब n का मान 2 है तो हम इसे 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 2 10, तो मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसी तरह से जब n का मान 3 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो वे सिस्टम जो कि 4n+2 रूल को ओबे करते हैं उन्हें हमने एरोमेटिक की श्रेणी में डाला कि वो एरोमेटिकता वाले गुण प्रदर्शित करेंगे। वो गुणों पर हम बाद में भी बताऊंगी मैं कि कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो जो हकल के नियम का पालन करेंगे जो सिस्टम, वो एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। इसके विपरीत जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n पाई होगी, मतलब कि आइदर दे आर n, मतलब जैसे n का मान आप 1 रखते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, n का मान 2 रखते हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो ये इस तरह के यौगिक जो है वो एंटी एरोमेटिक यौगिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट जो आज हम, जैसे कि अब इसके एग्जांपल्स बाद में डिटेल में लेंगे, तीसरी जो हम वर्ड काम में लेते हैं वो है एन्युलिन। एन्युलिन क्या है? एन्युलिन का मतलब है कि CH यूनिट जब इवन संख्या में होगी, सम संख्या में होगी, तो उसे एन्युलिन कहा जाएगा। साथ ही एसेंशियल कंडीशन है कि उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाए। तो CH यूनिट जब इवन में है, जैसे कि आपको ये साइक्लोब्यूटाडाइन है तो इसमें कार्बन एटम की संख्या 4 है और 2 पाई बॉन्ड है जो एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट है। इसी तरह से बेंजीन है वो जिसमें 6 कार्बन एटम है एंड द डबल बॉन्ड्स आर इन ऑल्टरनेट पोजीशन, या साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है जिसमें कि 4 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं और एक दूसरे के साथ में ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें एन्युलिन कहा जाता है। और जब हम इसको लिखेंगे तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि जब नंबर ऑफ CH यूनिट जो है वो 4 है तो हम इसे 4 एन्युलिन लिखते हैं, जब 6 है तो उसे 6 एन्युलिन लिखते हैं, 8 है तो 8 एन्युलिन लिखकर हम उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा एक सिंपल 4n+2 नियम हो गया, जिसे कि हकल्स रूल कहा। जो हकल्स रूल को ओबे नहीं करते हैं वो 4n पाई सिस्टम में आते हैं, उनको एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कहा।
अब हम इन दोनों के कई एग्जाम्पल लेकर और क्लियर कर सकते हैं कि जैसे यह हबल्स रूल का ही यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल लें, जबकि n का मान 0 है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यदि जब हम क्लोज सिस्टम को ले रहे हैं तो साइक्लो कम से कम 3 कार्बन एटम तो उसमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में साइक्लोप्रोपेन रिंग हमारी बनेगी। अब उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि एक डबल बॉन्ड हमारा उपस्थित है और एक तो जो तीसरे कार्बन एटम को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उसे प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन जो है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन जो है वो इज द एरोमेटिक बिकॉज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें इन्वॉल्व है वो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू द हबल्स रूल व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये जो है जैसा कि आप अपने पुराने वाली चीज को रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, मतलब कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में रहते हैं, तो इस कारण से उनकी जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली जो होनी चाहिए थी उससे कम होती है और नेचर में वही चीज स्टेबल करती है जिसकी की एनर्जी का मान कम होता है। तो वो स्टेबिलिटी की तरफ यदि कोई कंपाउंड जा रहा है इसका मतलब कि उसकी एनर्जी का मान कम है। तो सेम हियर कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो रेजोनेंस में है। तो ये मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको रेजोनेंस के बता रखे हैं और कुल मिलाकर हम जैसे कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी तरह से साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन का मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। इसके विपरीत अब आप आ जाइए, यदि हमारे पास में कैटायन की जगह एनायन हो तो अगेन आपकी स्थिति क्या है कि है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम परंतु जो कार्बन के ऊपर ऋणायन उपस्थित होने के कारण से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अब जो सिस्टम हो गया वो हमारा हो गया जिसमें कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और 4 पाई का मतलब हो गया कि ये एरोमेटिक नहीं रहा, वो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, जो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह से तो इसका मतलब कि ये हबल्स रूल का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है और नॉन एरोमेटिक की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा हम एग्जाम्पल है जबकि n का मान 1 है, मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का आपको बेंजीन तो पता है ही, परंतु हम बेंजीन से नहीं, हम 5 मेंबर रिंग से स्टार्ट करते हैं। 5 मेंबर रिंग में आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन एटम के ऊपर जो हाइड्रोजन जहां मैंने अटैच कर रखा है वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, परंतु जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन एटम का भी इसमें भाग ले रहा है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेनाइल एनायन। एनायन मतलब कि जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कैटायन मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो एनायन होने से टोटल जो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है। अब यदि यहाँ कार्बन के स्थान में यदि हीट्रो एटम ले लिया जाए, जैसे नाइट्रोजन ले लिया जाए जिसके ऊपर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, या तो इसको हम पेरॉल कहेंगे। यदि इसके नाइट्रोजन के स्थान पर यदि ऑक्सीजन है तो वो फ्यूरेन हो गया, सल्फर है तो थायोफीन हो गया। तो मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से मूव कर रही है, रेजोनेंस में है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो एरोमेटिक की श्रेणी में आएंगे। बेंजीन में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बेंजीन का तो हम बहुत स्टडी करते हैं और एरोमेटिक और यौगिक है, रेजोनेंस एनर्जी से स्टेबलाइज कर रहा है। इसी में ही यदि कार्बन एटम को यदि हीट्रो एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो पिरिडीन बन जाएगा, तो अगेन इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। और एग्जाम्पल है हम जिसमें कि कैटायन बन गया है
है तो वही 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, परंतु उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या 6 की जगह तो 7 हो गई है। तो ये साइक्लोहेप्टा हो गया है। साथ ही ट्राइनाइल, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, मतलब कि 7 कार्बन एटम है, और परंतु जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व कर रहे हैं वो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता रहता है। तो कुल मिलाकर जो है ये कैटायन है, जो कि एरोमेटिक की श्रेणी में डाला गया है, जिसे कि हम ट्रोपोलियम आयन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उस पर तो हमारे पास वेराइटी बहुत है। इसी तरह से यदि हम 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ जाएं या 14 पाई की तरफ जाएं या n का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएं, वैसे वैसे हम जो है और डिटेल में जाते जाएंगे, पर ये हमारे बेसिक हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन जो है जो हमारे चैप्टर सिलेबस में है, उसमें बेंजीन आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो जो उसकी जो मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके द्वारा इसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो उसमें जो फर्स्ट मेथड या सामान्यतः जो हम लेते हैं वो है कि या तो सोडियम बेंजोएट या थैलिक एसिड का सॉल्ट लें और उसका सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन कंपाउंड प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरी जो रिएक्शन दी जाती है वो है फिनॉल की रिएक्शन। फिनॉल की जिंक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह से जो मैंने थर्ड रिएक्शन लिखी है वो डायज़ोनियम सॉल्ट की है, जिसका कि रिडक्शन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम स्टेनाइट तो आपका बेंजीन बनेगा। इसी तरह से एक रिएक्शन और भी होती है जिसमें कि एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल, मतलब एसिटिलीन इज CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके लिए 3 मॉलिक्यूल जो है वो रेड हॉट ट्यूब में पास किए जाएं तो भी हमें बेंजीन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है आप जो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया आज, और बेंजीन की प्रिपरेशन पर हमने ध्यान दिया, और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रिएक्शंस होती हैं और उनकी जो मैकेनिज्म क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।